अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन 1, 2, 3 किए थे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे राइट भी किया होगा, लर्न भी किया होगा और जो आपको मॉनिटर कर रहे हैं घर में उन्हें सुनाया भी होगा। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर नोटबुक्स, राइट यूनिट नेम, यूनिट नंबर 9, शॉर्ट क्वेश्चंस, topic is short questions, day and date. And question number 4 is why one end of the iron grinder is placed on roller in construction of bridges. आयरन जो ग्राइडर होता है, आयरन ब्रिज होता है, लोहे का बना हुआ ब्रिज, उसका एक साइड जो सी होती है वो रोलर की मदद से क्यों रखी जाती है जब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, जब ब्रिज को बनाया होता है तो उसके अंदर एक साइड उसकी फ्री क्यों रखी जाती है, एक साइड उसके अटैच क्यों की जाती है। सो ओपन पेज 131 फॉर द आंसर। आंसर है इसका यहाँ से यहाँ तक फुल पैराग्राफ आप लोग करेंगे। Grider, iron grider are used in the construction of bridges. One end of each grider is fixed while the other end rests on the roller. आयरन ग्राइडर का जो जब इसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो इसके एक पार्ट को फिक्स किया जाता है और एक पार्ट को वैसे ही छोड़ दिया जाता है रोलर्स पर। अ गैप, उसके दरमियान में एक गैप लेफ्ट होता है। गैप इज लेफ्ट एट दिस इन दिस वे at this end. In this way, the grider can move forward or backward during expansion or contraction. If there is no expansion gap, bridges may get damaged. अगर इसके दरमियान में थोड़ा पार्ट इसलिए रखा जाता है ताकि जब एक्सपेंशन हो, जब उसको एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का प्रोसेस हो सॉलिड मटेरियल के अंदर, तो वो नुकसानदेह ना हो ब्रिज के लिए। ब्रिज उसे इजीली जो एक्सपेंशन हो वो उसी तरफ हो जिस तरफ उन्होंने यानी कि स्पेस रखी हुई है। और इस अगर ऐसे नहीं होगा, अगर हम लोग वो चीज़ें नहीं देंगे, हम लोग इसको जगह नहीं देंगे एक्सपेंशन की, तो क्या होगा, ब्रिज के अंदर दरारें पड़ सकती हैं, ब्रिज टूट सकता है, ब्रिज डैमेज हो सकता है जो कि नुकसानदेह है। ये आपने राइट करना है। अदर क्वेश्चन इज वाई गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ अ रेलवे। रेलवे के दो सेक्शंस के दरमियान गैप क्यों होता है। नाउ देन ओपन पेज 131 रेलवे ट्रैक्स एंड द आंसर करना। पूरा पैराग्राफ है इसका आंसर। टू सेक्शंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक्स आर नॉट वेल्ड टुगेदर। दो सेक्शन जो रेलवे ट्रैक्स के होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ वेल्ड नहीं किए जाते, वो हमेशा बोल्ट्स और नट्स की मदद से जोड़े जाते हैं। इंस्टेड दे आर लेड विद गैप्स बिटवीन दैम, उनके दरमियान में गैप छोड़ा जाता है। दिस allows expansion and contraction of rail during summer and winter season. If there are no gaps in the section of railway tracks, they may D-shape due to expansion in summers. क्या होता है कि अगर जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके दरमियान में इस तरह गैप को रखा जाता है ताकि जब उसके अंदर समर्स में और विंटर में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का अमल हो तो ये क्या है, ये जगह, ये स्पेस फिल हो जाए और इसके बाद ताकि हमारी जो सी रेलवे ट्रैक्स हैं ये डैमेज ना हो सकें। अगर ऐसा ना हो तो अक्सर जगहों से एक्सपेंशन की वजह से अक्सर जगहों से जो हमारा ट्रैक होता है वो डी शेप में आ जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है हमारी ट्रेन्स को उसके ऊपर मूव करने में और ये डेंजरस होता है, इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, उनके दरमियान में गैप रखा जाता है ताकि इस तरह के एक्सीडेंट और डैमेजेस से बचा जा सके। ये था आपका आज के दो क्वेश्चंस। आप लोगों ने इसको अच्छे से याद भी करना है, इसको राइट भी करना है, अपने मॉनिटर को दिखाना भी है और उनको सुनाना भी है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हमने पढ़नी है उर्दू और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा हमने करनी है मश्क। जो हमने लास्ट नज़्म की थी उस नज़्म की जिसकी तशरीह की थी आज हमने उसकी करनी है मश्क। ठीक है। पहला क्वेश्चन, मर्द मोमिन की खुदी का राज किस कलमा में पोशीदा है। इसका आंसर है
जी, मोमिन मर्द की खुदी का राज ला इलाहा इल्लल्लाह में पोशीदा है। पहले क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नज्म के दूसरे शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस वाक़े का हवाला दिया गया है? इसका आंसर है, जी बेटा ये इसका आंसर है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती अरूज पर थी। एक मखसूस बुत खाना था जहाँ पर बेशुमार बुत पड़े हुए थे जिनकी लोग इबादत करते थे। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जाकर तमाम बुतों को तहस नहस कर दिया। ये जो है हज़रत इब्राहीम का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम के दौर का। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रेब सौदूजियाँ से क्या मुराद है? इसका आंसर है, जी बेटा ये इसका आंसर है, दुनिया के अंदर इंसान जो नफ़ा और नुकसान में फंसा हुआ है ये सब धोखे के सौदे हैं। पहली बात ये है कि इंसान नफ़ा और नुकसान का मालिक ही नहीं, और फिर दूसरी बात असल नफ़ा नुकसान आखिरत का है जिसकी तरफ इंसान का ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल ठीक है इस क्वेश्चन में कि हम जो है दुनिया के नफ़ा नुकसान जिसके हम मालिक भी नहीं है उसकी फ़िक्र करते हैं, और जो हमारे हाथ में है कि हम उस नफ़ा नुकसान के लिए कोशिश करें, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायर ने बुताने वहमो गुमा किस चीज़ को करार दिया है? इसका आंसर है, शायर ने दुनियावी मालो दौलत, रिश्तों नातों, अना परस्ती और झूठी खुददारी को बुताने वहमो गुमान करार दिया है। ठीक है बेटा, कि जो दुनिया के जो रिश्ते हैं, ये जो खुददारी है, ये सिर्फ ना, आपको पहले भी मैंने आपको नज़र में बताया है कि क्या है इसमें सिर्फ हम दुनिया की सोचते हैं कि दुनिया में हम किससे नफ़ा हासिल कर सकते हैं, किससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो रिश्ता अगर है भी ना तो वो सिर्फ लालच के तौर पर है, लालच के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नज़्म के आखिरी शेर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मर्द मोमिन को क्या पैगाम दिया है? इसका आंसर है, जी बेटा नज़्म के आखिरी शेर में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मर्द मोमिन को हर हाल में तौहीद पर कायम रहने और इसका प्रचार करने का पैगाम दिया है। यानी क्या कि हमेशा किसी भी हाल में हो, कोई भी हमें जो है नुकसान हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम कहें जी कोई भी नहीं है हमारे साथ जो इस्लाम में हमारा साथ दे, या कोई भी नहीं है, तो हमें ये नहीं देखना कौन कौन नहीं है, हमें बस सिर्फ ये देखना है कि हमने अपने अल्लाह जी की इबादत करनी है, उन्हें खुश करना है। ठीक है, तो हमें हर हाल में तौहीद पर ही कायम रहना चाहिए। ठीक है बेटा, आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, इनको नोटबुक के ऊपर लिखना है, और जो भी आपको मॉनिटर कर रहे हो उसे चेक भी लाजमी करवाना है, लर्न भी करना है इनको अच्छे से, और जब आप लोग स्कूल आएंगे तब मैं भी चेक करूँगी। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all will be fine and safe at your home and also continuously learning your lesson on daily basis. So 8th class we are going to start our English lecture. Open your books. So students, today we are going to start our new chapter number 14. Let's make our roads safer. कि आइए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं। ठीक है बेटा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर और टाइम शॉर्टेज की वजह से हम वर्ड टू वर्ड रीडिंग तो नहीं कर सकते। अदरवाइज बेटा आप लोगों ने जो भी आपको मॉनिटर कर रहे हैं, आपने उन्हें रीडिंग जो है ये लाजमी सुनानी है। इससे बेटा क्या होगा कि आपकी रीडिंग पावर जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसके अलावा बेटा आपने साथ ही मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को अंडरलाइन करवा के आपको मीनिंग लिखवा रही हूँ। ठीक है, आपने साथ साथ मीनिंग लिखने हैं और अंडरलाइन भी करते जाना है। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज कंजेशन, दैट मीन्स हजूम, कैजुअलिटीज हलाकतें, ऑफेंस जुर्म, पेनलाइज्ड सजा देना, नेग्लिजेंस लापरवाही, फैटलिटीज मोहलक या जानलेवा। नेक्स्ट इज अर्बन शहरी, इंक्लीमेंट खराब मौसम। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्ट्स, दैट मीन्स तवज्जो हटाना, प्रोहिबिटेड मना करना, वल्नरेबल गैर महफूज। नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेटरी, दैट मीन्स लाजमी,
वॉलेशन, खिलाफ वर्जी, मार्किंग, निशानात, एक्सट्रीम, इंतहाई। इसके अलावा बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, आपने अपनी नोटबुक्स मैनेज करनी है। नोटबुक्स यू हैव टू मैनेज योर नोटबुक्स एज यू एवर मैनेज, राइट डे एंड डेट। चैप्टर नंबर 14 टॉपिक इज वर्ड्स मीनिंग। सो फर्स्ट वर्ड इज इनसिक्योर, दैट मीन्स गैर महफूज, नॉट सिक्योर और सेफ। कंजेशंस, तंगी या हुजूम, द स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड। ऑफेंस, जुर्म, एन इलीगल एक्ट। पेनलाइज, सजा देना, टू पनिश समबडी फॉर ब्रेकिंग लॉ। नेग्लिजेंस, गफलत या लापरवाही, लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। इंक्लीमेंट, दैट मीन्स खराब मौसम, रेनी एंड बैड वेदर। इन्वोक, दावत देना, टू कॉल फॉर समथिंग। डाइवर्ट, तवज्जो हटाना, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग। फेटल, दैट मीन्स मोहलक या जानलेवा, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। नेक्स्ट इज वल्नरेबल, गैर महफूज, दैट कैन बी हर्ट और हार्म इजीली। So our next word is mandatory, that means lazmi, required by law. Markings, nishanat, a pattern of marks or lines. And the last word is extreme, intihai, highest degree of something. सो बेसिकली बेटा ये जो हमारा चैप्टर है, आपको मैं इसके समरी बता देती हूँ। ये चैप्टर जो है बेसिकली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए मतलब फॉलो करने के लिए बताया गया। इसमें ये बताया गया कि अगर हम रोड पर चलते हुए या सफर करते हुए अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो इससे हमारी रोड जो है वो सेफ बन जाएंगी। सेफ मतलब दैट मीन्स कि आपने सुना होगा कि ज्यादातर हादसा मतलब ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसकी बेसिक वजह बेटा क्या होती है कि हम अपने जो ट्रैफिक रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करते। तो ये जो चैप्टर है ये इसमें हमें तमाम ट्रैफिक रूल्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी रोड्स को सेफ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। फी अमानिल्लाह, हैव अ नाइस डे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या हमें करना है कि फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे एक आपको फिगर नज़र आ रही है ABCD जो है इसके जो पॉइंट्स हमारे पास वो हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल शेप है हमारे पास। अब इसमें जो है वो हमारे पास ABCD पॉइंट्स हैं। अब जो यहाँ पे आपको ABCD स्मॉल लेटर्स में नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास जो हैं ये इनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। अब इन वैल्यू ये जो है ये हमारे पास इंग्लिश फॉर्म में है, लेटर्स है ये हमारे पास। तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। A की हमारे पास वैल्यू क्या है 19 दी हुई है, B की 12, C की 15, D की 20 और E जो है वो हमारे पास क्या है 23। ठीक है जी। अब ये जो एरिया इसका है वो हम टोटल किस तरह से फाइंड करेंगे। एरिया है एंगल ABCD, टोटल किसके इक्वल होता है ये एंगल ABC के और प्लस इसमें जो दूसरा एंगल भी इसके साथ ही चूँकि जुड़ा हुआ है तो दूसरा एंगल जो है वो ACD से मिलकर बनता है। ठीक है जी। अब जो हमारे पास हीरोज़ फार्मूला है ना ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारे पास हीरोज़ फार्मूला। इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, AB और E की वैल्यू हमारे पास गिवन है। इसमें क्या चीज़ गिवन नहीं है, S। तो S हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। S का हमारे पास फार्मूला होता है S इज़ इक्वल टू, अब ये जो आपके पास एंगल आ रहा है इसमें जो आपकी वैल्यूज़ आपके पास है हमने वो देखनी है। A B और C में हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है A B और ये E, ये पूरा एक एंगल है तो A B C में जो है ये A B और E आएगा। ठीक है जी। तो S इज़ इक्वल टू ABE और हमारे पास चूँकि ये 2 इस पर जो है फिगर्स फर्दर्स है तो ये इस वजह से 2 पे डिवाइड होगा। अब जो है वो A की वैल्यू 19 है, B की वैल्यू 12 है और E की वैल्यू हमारे पास क्या है 23। तो इसको इन सबको हमने करना है प्लस और कर देना है किस पे 2 पे डिवाइड कर देना है। तो जब इनको प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या है 54 और 54 को जब 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो आया है 27। अब क्या होगा, अब हमने हीरोज़ फार्मूला में ये अप्लाई कर देना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब चूँकि ये 2 डिफरेंट एंगल्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम लेंगे एंगल AB एंड C। तो ये किस तरह से इक्वल होगा, स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस E। तो इनके दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, S की वैल्यू राइट पुट करेंगे 27, उसके बाद S माइनस A
एस की वैल्यू पुट की 27 और माइनस में ए की वैल्यू पुट की 19। इसी तरह जो है वो एस माइनस बी की वैल्यू और एस माइनस ई की वैल्यू पुट की। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या है, ये 27 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इन 27 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आया। इसी तरह इनको सब्ट्रैक्ट करने से 15 आया और ये वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आया, 14। ठीक है जी बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ जो है इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर है वो क्या आया है, 12,960। ठीक है जी, हमारे पास अब ये आंसर आया है। तो स्क्वायर रूट का ये मतलब है कि हमने अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो ये हमारे पास थोड़ी सी लेंथी वैल्यू है। तो अब इसका जो बेहतरीन तरीका है, आपने इसकी स्क्वायर रूट आपने किस तरह से फाइंड करना है, सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो डिवीजन मेथड का है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड के ज़रिए से आप जब इसको जो है वो स्क्वायर रूट एंड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 113.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये तो हमारे पास एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब एंगल ए सी डी के लिए हमने क्या करना है, उसमें भी सेम हमने एस की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये देख लेते हैं कि ए सी डी में हमारे पास जो है वो इस जो फिगर है इसमें कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। ई तो कॉमन है दोनों में, जो दोनों फिगर्स लेंगे तो ये सेंट्रल लाइन है तो ये दोनों की कॉमन है। तो इसमें जो है हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, ई सी डी। ठीक है जी, ये देख लें, सी डी ई सी डी जो मैंने बोला ये बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है जी, अब इसकी हमने वैल्यूज़ ली। अब सी की वैल्यू 15 है, डी की वैल्यू 20 है, ई की वैल्यू हमारे पास 23 है। सेम इसको डिवाइड हमने 2 पे ही करना है। जब इन सबको प्लस किया है हमने तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 58 के इक्वल। 58 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास इक्वल्स टू 29 हो गया। फिर से हम जो है वो वही तरीका सारा अप्लाई करेंगे। वैसे ही हम अब एस की वैल्यू हमारे पास चेंज हो चुकी है, अब हम 29 यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब 29 इंटू 29 माइनस 15, 29 माइनस 20, 29 माइनस 23। ठीक है जी, अब जो है आपके पास, अब जब हमने इसको माइनस कर लिया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है, 29 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है जी, अब जब इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास जो आंसर आया 21,924। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट करना है तो इसका स्क्वायर रूट करने का बिल्कुल वही तरीका है जैसे आपने पहले करना था। आपने बिल्कुल डिवीजन मेथड यूज़ करना है और उसी से ही आपने करना है। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और उसमें मिस्टेक के चांसेस भी आप लोगों के लिए ज़्यादा होंगे। तो डिवीजन मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। अब इसका स्क्वायर रूट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया है, 148.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, अब आपने अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एंगल ए बी सी की भी और एंगल ए सी डी की भी। अब चूँकि हमारे पास दो एंगल्स थे और हमने ये कहा था कि जो ए बी और सी डी होगा ये इन दो एंगल से मिलके बनता है, तो इन दोनों की अब हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो ये मिल के बनता है तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 113.84 प्लस 148.07, तो ये हमारे पास जो है अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी। इन दोनों को जो एडिशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया वो क्या है, 261.91। ठीक है जी, अब ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया चूँकि जो है वो हमने सेंटीमीटर में ही एंगल्स फाइंड किए थे। अब जो है ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा बिकॉज ये सारे जो आपने इस पर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड भी आपने पहले से परफॉर्म किया हुआ है और उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये तो जो है वो आप बहुत इनिशियल जो है वो क्लासेस से करते आ रहे हैं। तो अब आपने ये ध्यान से करना है। ठीक है, इसमें हो सकता है कैलकुलेशन ज़्यादा हैं तो मिस्टेक के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आप जब एहतियात से करेंगे काम सारा तो फिर इसमें इंशाल्लाह आपकी कोई भी गलती आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और ये काम आप आसानी से कर लेंगे, आई होप। और जो है अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के जो फर्दर पार्ट्स हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपके लिए बहुत आसानी है। आप इसकी बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको जो है वो बहुत ईजी भी लगेगा और आपको करने में जो है वो अच्छा भी लगेगा। ठीक है जी, तो जो है आपने अब बहुत तवज्जो से इसको करना है और इंशाल्लाह आप ये सब कर लेंगे। मुझे आप सबसे बहुत उम्मीद है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। फ़ी अमान अल्लाह।